हाँ दोस्तों, आज की कहानी है जिस घर में मेरी बेटी की हत्या कर दी गई, उस घर में मैं अपनी नातिन की ब्याह कभी नहीं करूंगी। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जब मैं विवाह के बाद दुल्हन बनकर महल में आई तो वहां आलीशान द्वार पर मेरे स्वागत के लिए कोई ना था। मैं अकेले ही अपनी भारी भरकम पोशाक संभालते हुए लगभग भागते हुए प्रिंस के कमरे में पहुंची। प्रिंस घोड़े पर आए थे और मैं शाही बग्घी पर। कमरे में कोई ना था। शायद प्रिंस पहले पहुंचकर महारानी को नमन करने चले गए हों। सोचकर मैं वहां रखी आराम कुर्सी पर पसर गई। सामने पलंग पर रखे लाल मखमली बक्से पर मेरी नजर पड़ी। उत्सुकता ने मुझे प्रेरित किया और अपना सब्र खोकर बक्सा खोल बैठी। ओह, महारानी की तरफ से उपहार। बक्से में कई परतों में कीमती जड़ाऊ गहनों के सेट थे और खूबसूरत, एक से बढ़कर एक, कल्पना से भरे। मेरी आंखें आश्चर्य से खुलती चली गई। अंतिम परत खुलते ही जो देखा तो माथा चकरा गया। उस उपहार को दोनों हाथों में लिया तो आंसू आ गए। वो मेरी माँ की निशानी के रूप में मुझे उपहार में दिए गए थे, शायद याद दिलाने के लिए कि मेरी माँ शाही दरबार में राजन तरकी थी और वहाँ बड़ी बेरहमी से उनका कत्ल हुआ था। घुंघरू हाथ में लिए रो रही थी कि प्रिंस ने कमरे में प्रवेश किया। पहली बार प्रिंस को देखकर मुझे डर लगा। मैं अपने हाथों में माँ की निशानी लेकर भागी और आंखें बंद करके खिड़की से नीचे कूद गई। कूदते ही लगा कि किसी ने बाहों में भर लिया। हाँ, वे प्रिंस ही थे जो मुझे आराम कुर्सी से उठाकर पलंग पर लिटा रहे थे। लाल मखमली डिब्बा पलंग पर जो का त्यों पलंग के एक कोने पर पड़ा था और मेरा दिल अनजाने भय से धक धक कर रहा था। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मैं स्वप्न की दुनिया से निकलने की कोशिश करने लगी। प्रिंस कुछ समझ ना पाए और मेरा बदन सहलाने लगे। मेरी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा क्या? प्रिंस ने मेरी आंखों में झांका। कुछ नहीं, बस यूं ही माँ का ख्याल आ गया। जानता हूँ, अपनी माँ का पल्लू पकड़कर ही तो घूमती थी तुम बिरादरी में, जहाँ मेरा आना जाना मना था। फिर भी देखो, अपने मोह पास में जकड़ कर ले ही आया ना तुम्हें अपने महल में। कहते हुए प्रिंस ने मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया। चाहते हुए भी मैं अपने सपने की बात ना कह सकी, क्योंकि प्रिंस का चुम्बन मेरे होठों को बंद किए हुए था। कुछ देर आंख बंद कर कर लेटी रही, पर नैनों में नींद कहाँ। रह रह कर माँ का ख्याल निचोड़ डाल रहा था मन को। प्रिंस से कुछ कहकर मधु चंद्र रात्र का शुभ सौंदर्य नहीं बिगाड़ना चाहती थी। आखिर एक बार ही तो आती है यह रात्रि जीवन में। उनके मुखमंडल पर असीम तृप्ति का भाव फैला देखकर आत्मसंतोष हुआ मुझे। रात भर माँ से जुड़े विचार आते रहे मन में। 15 वर्ष तक माँ के साथ हवेली में रहने के बाद अचानक मुझे नानी के पास भेज दिया गया था। जवान होती सुंदर लड़की महल की मर्यादा भंग कर सकती थी शायद। आश्चर्य तो तब हुआ जब माँ के कत्ल की बात पता चली। रोते रोते आंसू सूख गए होते अगर प्रिंस ने सहारा ना दिया होता। उन्होंने हर कार्य भेजकर खर्चा पानी देने की व्यवस्था करवाई और मेरी शिक्षा की भी। मैं उनके एहसानों तले दबती चली गई, क्योंकि राजन तरकी के मरने के बाद उसकी बेटी का क्या भविष्य होता, यह समझने लायक परिपक्वता आ गई थी मुझमें। फिर अचानक एक दिन प्रिंस की ओर से मेरे लिए विवाह का प्रस्ताव आया। नानी के यहाँ सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। नानी अभी तक अपनी बेटी का गम नहीं भुला पाई थी कि नातिन का महल में बुलावा नहीं, यह छलावा था। विवाह प्रस्ताव नहीं, जिसे प्रथम प्रयास में ही ठुकरा देना चाहती थी।
पर लोगों के समझाने पर वह इस बात पर राजी हुई कि प्रिंस उनसे स्वयं मिले और बताए कि उनकी बेटी राजन तरकी रत्नावली की महल में मृत्यु कैसे हुई, क्योंकि महल में दफन इस राज को अब तक राज ही रखा गया था। नानी का पैगाम सुनकर प्रिंस ने नानी को बातचीत के लिए महल के मेहमान गाह में आमंत्रित किया। उनके लिए शाही सवारी भेजी गई, पर बातचीत का कोई हल नहीं निकला। नानी ने बेटी खोई थी, उन्हें इंसाफ चाहिए था। कैसे अपने घर की दूसरी बेटी महल के हवाले कर देती। अंत में प्रिंस ने आश्वस्त किया कि विवाह के बाद वह मुझे सब बता देंगे। उन्हें डर था कहीं बगावत ना हो जाए या फिर राज परिवार वाले उन्हें यह शादी ही ना करने दें। शायद विवाह प्रस्ताव भेजने से पहले उन्हें राज परिवार के विरोध का भी सामना करना पड़ा था। सोचते सोचते आंख लगी ही थी कि प्रिंस ने मेरी तरफ करवट बदलकर एक बार फिर मुझे प्यार से सरोबोर कर दिया। चलो उठो रानी कड़िका, रानी माँ से मिलने जाना है तुम्हें। वह वक्त की बहुत पाबंद हैं और नियमों की भी। नियम? कैसा नियम प्रिंस? पहले तो तुम मुझे प्रिंस मत कहो, मैं तुम्हारा नीलमणि हूँ। रानी माँ से मिलने के तौर तरीके तुम्हें हमारी धाय माँ समझा देंगी। और हाँ, इस लाल बक्से में राजसी आभूषण है जो तुम्हें नई पोशाक के साथ पहनने होंगे। रानी माँ तुम्हें एक विशेष आभूषण के साथ एक पदवी से भी विभूषित करेंगी। लाल बक्सा, उफ, यह लाल बक्सा। मेरा बदन फिर से कांपने लगा। क्यों, क्या हुआ? लाल बक्से के नाम पर तुम्हारे चेहरे की रंगत क्यों बदल गई? कुछ नहीं प्रिंस, बस यूं ही। फिर प्रिंस कहते हुए नीलमणि ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। रानी माँ से मिलकर वापस लौटी तो मन में केवल एक प्रश्न था। इस प्रश्न में मेरी माँ की मृत्यु क्यों और कैसे हुई, मानो यही जानने को ध्येय लेकर मैं इस महल में आई थी। न तो राजसी वैभव में मेरी कोई रुचि थी, न राज पदवी में। पर किससे पूछती? यहाँ तो सब अपने अपने में व्यस्त थे। रानी माँ से मिलना भी एक औपचारिकता थी जिसे पूरी करते करते मैं पूरी तरह से थक चुकी थी। हाँ, शाही भोज बहुत स्वादिष्ट लगा। कमरे में आते ही गहरी नींद के आगोश में चली गई। कब नीलमणि आए पता ही ना चला। सुबह मेरे उठने से पहले ही वे चले भी गए। धाय माँ ने मुझे नाश्ता खाना खिलाया। उनसे कुछ पूछना चाहा, पर उनके सीधे सपाट कठोर चेहरे को देखकर हिम्मत ना पड़ी। 2-3 दिन बस यूं ही निकल गए। एक दिन मैं पूछ ही बैठी, नीलमणि, आपको अपना वादा याद है? कौन सा? जो आपने मेरी नानी से किया था विवाह से पूर्व। हाँ याद है, बताऊंगा जरूर, फुर्सत से कभी, कहते हुए वे कमरे से बाहर निकल गए। मैं देखती रह गई। अब मेरा मन महल में बिल्कुल नहीं लग रहा। कुछ दिनों में ही मन उचटने लगा। नानी के घर जाने की हुड़क मन में उठने लगी, पर पता था कि इतनी जल्दी जाना संभव नहीं। फिर भी शाम को जब नीलमणि आए तो मैंने कह ही दिया, नानी की मुझे बहुत याद आ रही है, जाकर मिलाऊं। कड़िका, अब तुम महल के प्रिंस की रानी हो, आम प्रजा से कैसे मिल सकती हूँ? मैं सन्न रह गई। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, वह स्वयं ही बोले, हम तुम्हारी नानी को ही यहाँ बुलवा लेते हैं। नानी शायद यहाँ ना आए। क्यों? आपने अपना वादा जो पूरा नहीं किया। हमने बहुत सोचा, पर उन सब बातों को याद करके तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहते। हमने तुमसे प्यार किया है रानी कड़िका। प्यार ही में तो पूछना चाहती हूँ। मैंने भी अपनी माँ से बहुत प्यार किया था। अचानक उन्हें खोकर मुझे कैसा लगा होगा, सोच सकते हैं ना आप? जरूर, पर उस राज की दहशत सहन कर पाओगी तुम? क्यों नहीं? जिस दर्द को झेल कर मेरी माँ दूसरी दुनिया में चली गई, उसे क्यों झेल नहीं पाऊंगी?
आखिर क्या कसूर था मेरी माँ का जो उसको इतनी दर्दनाक मौत मिली? उसी का तो प्रायश्चित किया मैंने तुमसे विवाह करके। प्रायश्चित यानी कि तुम मुझसे प्रेम नहीं करते? करने लगा हूँ अब, तुम्हें पाने के बाद। तो फिर पहले क्यों नहीं बताया? क्या कहता, तुम्हें इस महल में लाना जो था। कहते हुए नीलमणि ने मुझे बाहों में जकड़कर चुम्बनों की बौछार कर दी। नीलमणि का इस तरह प्यार जताना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मैं जल बिन मछली की तरह तड़प रही थी। लग रहा था मैं अनजाने से घोर घने जंगल की भूल भुलैया में फंस गई हूँ, जहाँ से मुझे कोई नहीं निकाल सकता। यह शाही विवाह का बंधन मुझे बेड़ियों की जकड़न सा महसूस हो रहा था, जिसमें मैं घुटती चली जा रही थी। कुछ दिन यूं ही निकल गए। एक दिन नीलमणि ने मुझे बताया कि हम लोग कुछ दिनों के लिए बाहर जाएंगे। नदी पार जाना था। बड़ा सा राजसी शिकार था, जहाँ हर तरह की सुख सुविधा की बड़ी सुंदर व्यवस्था थी। नदी पार पहुंचकर देखा तो वहाँ भी सुंदर महलनुमा हवेली थी। हवेली पहुंचकर आराम करने के बाद दूसरे दिन साधारण सी बग्घी में आम लोगों की पोशाक में हम लोग सफर के लिए निकले। जाहिर है सफर सुहाना था, रास्ते तामझाम से मुक्त। अचानक लगा हमारी मंजिल आ गई। शायद विश्राम के लिए रुकना था। एक सुंदर मकान के अंदर गए हम। देखा तो वहाँ 6 से 7 साल का बच्चा खेल रहा था। नीलमणि ने पूछा, बेटा रजत, तुम्हारी माँ कहाँ है? बच्चे ने उंगली से बंद कमरे की तरफ इशारा किया। तभी दरवाजे की साकल खुलने की आवाज आई और सामने जो देखा तो लगा कोई सुंदर देवी प्रकट हुई हो। 16 श्रृंगार किए मेरी माँ सामने खड़ी थी। विश्वास ही नहीं हुआ। लगा सुखद स्वप्न देख रही हूँ। दौड़कर माँ के गले लगकर ना जाने कितनी देर तक रोती रही। प्रिंस नीलमणि से ना कुछ पूछना बाकी रहा, ना जानना। पलटकर देखा तो नीलमणि वहां ना थे। तो क्या मुझे मेरी माँ से मिलाने के लिए नीलमणि ने मुझसे विवाह किया था? यह राज एक राज ही रह जाता अगर सच्चाई माँ से पता नहीं चलता। माँ ने बताया कि नीलमणि की मदद से ही आज मैं जिंदा है, नहीं तो महल में उनकी जान को खतरा पैदा हो गया था। उनका कसूर केवल इतना था कि वह नीलमणि के चाचा राजा चंद्रभान जी से मोहब्बत कर बैठी थी, जो एक अयास व्यक्ति था। माँ को लगा कि राज परिवार का सदस्य बन जाने से उनका सम्मान बढ़ जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। सच्चाई पता लगते ही राज परिवार के लोग उनकी जान के पीछे पड़ गए, क्योंकि एक राजन तरकी को राज परिवार के किसी सदस्य से प्रेम करने का कोई अधिकार नहीं। उसकी संतान राज परिवार का सदस्य कैसे बन सकती थी? तब नीलमणि ने उनकी प्राण रक्षा की। उनको जंगल में मारकर छोड़ देने के बहाने इस घर में लाकर रखा। मुझको उन तक पहुंचाने के लिए ही नीलमणि ने मुझसे विवाह किया। हालांकि इस परिवार को मान्य करने के लिए राजमहल में कोई तैयार नहीं था। महल में शायद मुझे भी मारने के षड्यंत्रों की भनक उन्हें लगने लगी थी, इसलिए वे मुझे उनके पास ले आए। ओह, इतना बड़ा षड्यंत्र, और मैं इन सब बातों से अनजान। तो क्या नीलमणि मुझे कभी लेने नहीं आएंगे? पिछले कुछ दिनों में तो मैं उनके प्रेम में पड़ चुकी थी। नहीं बेटी, वे तुमसे प्रेम करते हैं तब से जब तुम महल से चली गई थी। मुझसे अक्सर तुम्हारे बारे में बात करते थे। मैं नीलमणि के बारे में सोच ही रही थी कि वहाँ कुछ लोग आए और जबरदस्ती मुझे, मेरी माँ और उनके बेटे रजत को बांधकर एक किले नुमा इमारत की अंधेरी कोठरी में ले गए। उन्होंने शायद हमारे शिकारे का पीछा किया होगा और हवेली से आते हुए पीछे पीछे माँ के घर तक चले आए। बरसों हो गए किले की कोठरी में मृत को प्राप्त हुए। माँ और उनके पुत्र को मुक्ति तभी मिल गई मरने के बाद, पर मेरी आत्मा आज भी भटकती है
उस किले में नीलमणि के प्रेम को पाने के लिए ना जाने कब मुझे मुक्ति मिलेगी। शायद किसी जन्म में मैं नीलमणि को पा सकूं। उस जन्म में तो नीलमणि मुझे पाकर भी खो चुके थे, क्योंकि जिस अंधेरी कोठरी में हमें रखा गया था वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था।